कर्नाटक बहुत चर्चे में। हिजाब पहनी हुई लड़की कॉलेज जाती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, सैकड़ों नौजवान छात्र पीछे से जय श्री राम। छात्र है भी कि नहीं आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना वो जरूरी। लड़की अकेली जा रही है और बहुत ही बोल्ड तरीके से जा रही है, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट तरीके से, और नारा लगा रही अल्लाह अकबर। मुझे ओवैसी साहब का जो एमपी है हैदराबाद से, उनका पार्लियामेंट का वो याद आ गया जब वो शपथ लेने जा रहे थे। संघी लोग, बीजेपी के लोग जय श्री राम कहते थे और ये अल्लाह अकबर करते शपथ लेने जा रहे थे। मुझे याद आया हुआ। तो क्या है आखिर मामला घूंघट, हिजाब और अंबेडकर? अंबेडकर अगर होते अभी, इस पे क्या लिखते, क्या बोलते? इस पे चर्चा के लिए लंदन से अरविंद मेरे साथ है। लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, लगातार आप सुनते रहते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। अरविंद लगातार सोशल मीडिया पर इस विषय में लगातार लिख रहे हैं और बहुत ही धारदार, बहुत ही बौद्धिक विमर्श को पैदा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अब छोटे छोटे लाइन लिखने से बेहतर है कि आकर विस्तार से इस पर बातचीत की जाए। अरविंद, आपने देखा है पूरा एपिसोड क्या चल रहा है, क्या है मामला, समझाइए दोस्तों को। धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी, मुझे इस पर बुलाने के लिए। देखिए, ये पिछले मतलब 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है और इस पे मैंने कल से इंटरवेंशन किया इस इशू पे। और इंटरवेंशन सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे अम्बेडकरवादी छात्र नीला गमछा लेके इसमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे हिजाब को लेकर। तो मैंने जो है फिर मुझे लगा कि इस इशू को थोड़ा सा डिग आउट किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए क्या है। तो देखिए, ये मुद्दा शुरू हुआ है उडुपी जिले के एक गर्ल्स कॉलेज से, बरहवीं तक के स्कूल से, एक उडुपी जिले के वहां कर्नाटक के वहां शुरू हुआ। वहां पर बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड था उस कॉलेज में कि ड्रेस कोड पहन के जाएंगे। अब हर जगह जो है 12वीं तक में जो है ड्रेस कोड लागू होता है। सो उस जगह पे लड़कियां जो है, लड़कियों का कॉलेज है, तो जो है वहां सारी लड़कियां ड्रेस पहन के जाती थी। लेकिन तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर 3 मुस्लिम लड़कियों ने ड्रेस पहन के जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वह हिजाब पहन के आएंगे, ठीक है, या जो भी अपना ब्लैक ड्रेस होता है और जो है ये पहन के जाएंगे। कॉलेज प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दिया और जब अनुमति नहीं दिया तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ के 8 हो गई और 8 लड़कियां कॉलेज प्रशासन के सामने धरने पर बैठ गई। और जब धरने पर बैठी तो उसके बाद जो है काउंटर रिएक्शन हुआ। फिर हिंदूवादी संगठन उसमें जो है इन्वॉल्व हो गए और ये धीरे धीरे चला। एक कॉलेज में चला, इसके बाद जो है ये दूसरे कॉलेज में शुरू हुआ, फिर तीसरे कॉलेज में चला। एकदम पैटर्न यही हुआ है कि एक जगह कॉलेज ने स्ट्रिक्टली जो है वहां नोटिस जारी कर दिया कि नहीं पहन के आ सकते हैं, तो दूसरे जगह पर भी ये मामला बढ़ा। मतलब ऐसे ऐसे आपके सामने पूरा फैल गया मामला। अब सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है ना सब? हाँ, कॉलेज सरकारी स्कूल है। तो मीन्स उन लड़कियों से जब बातचीत की मीडिया हाउस में, द न्यूज मिनट पे एक खबर इस पर छपी हुई है, ढेर सारी खबर छपी है, उसमें ये बात है। सो जब उनसे लड़कियों से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारी साथी जो है, जो लड़कियां हैं, वो बिंदी लगा के आती हैं और वो जो है सिंदूर लगा के आती हैं, तो हम हिजाब पहन के आएंगे या हम जो है पहन के आएंगे, जो भी अपना ड्रेस कोड है। ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ है। सो बेसिक बात यह है कि विवाद शुरू हुआ है कॉलेज के ड्रेस कोड को ना मानने से, कि जो है जो एक एक्सेप्टेबल है उसको नहीं मानने से। और उसमें कहा गया कि संविधान हमको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देता है। रिलीजियस फ्रीडम में जो आर्गुमेंट है वो ये है कि हम जो चाहे वो पहन के जाएंगे। और इस बेसिस पर जो है ये पूरा का पूरा डिबेट यहां से शुरू हुआ और
जो लोग भी इसमें काउंटर और एंटी काउंटर, सो एक तरफ ये आर्गुमेंट दिया गया, राइट विंग की तरफ से आर्गुमेंट हुआ कि ये बेसिकली स्कूल को इस्लामाइज करने का प्रयास है। तो ड्रेस कोड को ना मानना इस्लामाइज करने का प्रयास है कि आप जबरदस्ती एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस्लामाइज कर रहे हैं, इस्लामिक जो है ड्रेस कोड फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं कि इस्लामिक ड्रेस कोड भी जो है लागू किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है पहला पहला जब जब ये जहां से शुरू हुआ है, ये जो बाकी चीजें बाद की बात है कि आप देख रहे हैं कि एक लड़की जा रही है और उसको 100 लोग जो है उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये सारी बात की बात है। ठीक है, जब जब कहीं झगड़ा होगा, 100-200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, तो कहीं जो है कोई एक तरफ ये अकेले फंस जाएंगे, दूसरी तरफ कोई दूसरा अकेले फंस जाएगा, ये मतलब ये कोई वो नहीं है, ये तो पोस्ट स्क्रिप्ट है जो कुछ भी। तो अब इसको लोग बता रहे हैं कि देखिए ये सिंबल ऑफ करेज है, ये वो है, एक्स वाई जेड, जो भी अपना सबका अपना अपना तरीका होता है। इसमें देखिए पहली जो है, जो पहला मैंने चीज इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया, हमारे संविधान में के आर्टिकल 26 में राइट टू फ्रीडम है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्रता की बात है, लेकिन उसमें भी 3 कंडीशन लगे हुए हैं, और वो 3 कंडीशन ये हैं कि किसी को धर्म की स्वतंत्रता है बशर्ते कि वो हेल्थ को ना खतरा पैदा करे उसका धर्म का मानना, पब्लिक ऑर्डर को ना खतरा पैदा करे, और तीसरी चीज जो है वो है मोरालिटी को ना खतरा पैदा करे। ठीक, मोरालिटी के कौन सी मोरालिटी वहां बात की गई है, वो संवैधानिक मोरालिटी की बात की गई है या कोई और मोरालिटी की बात की गई है, इस पर एक बड़ा विवाद है। और इस पर भारत संविधान सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है कि अभी जो है ये कहा नहीं गया है कि कौन सी मोरालिटी की बात की गई है, क्योंकि उसी जो जो मोरालिटी संविधान के आर्टिकल 26 में है उसी का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को जायज ठहराया, जो है वहां पर रोक को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मोरालिटी के खिलाफ है, और मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली, कि फ्रीडम ऑफ एवरीवन टू एक्सेस दिस थिंग। ये एक चीज है। दूसरी चीज है मतलब रोक लग सकती है। अब इस मामले में जो है पब्लिक ऑर्डर का इशू क्रिएट हो चुका है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है कि अगर आप 100 लोग किसी चीज को लेकर हंगामा खड़ा करेंगे कि नहीं नहीं ये होगा, तो वो पब्लिक ऑर्डर का इशू है, अब ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो इस जगह पर स्टेट इंटरवेन कर सकता है, क्योंकि अब ये पब्लिक ऑर्डर का इशू हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धर्म को परिभाषित करने के लिए जो आर्टिकल 26 में धर्म की स्वतंत्रता है, उसको परिभाषित करने के लिए कि वो धर्म की स्वतंत्रता कैसे परिभाषित की जाएगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां जो मुस्लिम लड़कियां कह रही हैं कि हिंदू लड़कियां बिंदी पहन के आती हैं तो हम बुर्का पहन के आएंगे, ठीक है, इससे धर्म नहीं परिभाषित होगा, क्योंकि कल को वो कहेंगे कि हिंदू लड़कियां कहेंगी कि हम जो है मूर्ति पूजा करते, तुम भी मूर्ति पूजा करो। तो धर्म एक दूसरे को देख कर जो है परिभाषित नहीं हो सकता है। पूरा जो सोशल मीडिया का डिबेट है, जो मुस्लिम लोगों ने आर्गुमेंट दिया, वो यही दिया है, हिंदू ये करते हैं, सिख जो है कृपाण लगा के आते हैं, वो पगड़ी लगा पहन के आते हैं, इस वजह से हम भी ये करके जाएंगे। समझ रहे हैं? तो रिलीजन दूसरे रिस्पेक्ट में डिफाइन करना, और जो हमें जो कन्वीनियंस लगेगा हम वो करेंगे। मैं कहूंगा कि वो तो देश में हिंदूवादी ताकतें कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपकी मस्जिद में भी जाके पूजा कर सकते हैं, आप भी हमारे मस्जिद में आके पूजा करके दिखाओ तो जाने। ठीक, यही चीज दूसरी जगह है। सो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को धर्म की डिफिनीशन देते हुए वो इस तरीके से धर्म को नहीं डिफाइन करता कि हिंदू ये करते हैं मुस्लिम तो मुस्लिम धर्म को वैसे माना जाना चाहिए। इसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। उस डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिज्म के अंतर्गत
ये देखा जाता है कि रिलीजन की कोर टीचिंग्स क्या क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, मतलब मुख्य वैल्यूज क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में कुछ कुछ कोर टीचिंग है, ठीक है। नमाज पढ़ना कोर टीचिंग है, कोर वैल्यूज है, वैल्यू है उसका। और भी ऐसे सुन्नत कराना, हज पे जाना, ये सब उसकी कोर टीचिंग है, ठीक। कोर टीचिंग ऐसे ही आपका जो है सिखों की कोर टीचिंग है कि कृपाण रखना उनकी कोर टीचिंग में आ सकता है, और तमाम चीजें, मतलब अलग अलग धर्म की अलग अलग कोर टीचिंग होगी, किसी एक धर्म की जो है कोर टीचिंग नहीं होगी। तो जब इस तरह के मामले कोर्ट के सामने जाते हैं तो वो यही डॉक्ट्रिन अप्लाई करता है, वो देखने के लिए कि हिंदू जाएंगे मुकदमा करने के लिए, कहेंगे साहब ये तो हमारा प्रैक्टिस है, धार्मिक प्रैक्टिस है। तो वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली जो आपका आर्टिकल 26 का वायलेशन है या नहीं, वो ये देखता है कि जो इसेंशियल प्रैक्टिस में आपके आता है या नहीं आता है। अगर इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है तो वो डिस्कार्ड कर देगा, आपको कहेगा कि नहीं। जैसे सबरीमाला का मामला था, उन्होंने कहा इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है आपका, तो महिलाओं को जाने का अधिकार है, ठीक। और उन्होंने उससे निकाला था कि जो है रानी वहां जाती थी, तो रानी महिला है तो वो जाएगी, आम महिला है तो नहीं जाएगी। तो ये हो गया इसेंशियल प्रैक्टिस। इसमें जो है पहला मिसप्लेस जो बुर्का कंट्रोवर्सी में जो है या हिजाब कंट्रोवर्सी में जो पहली चीज है, पहला मिस इंटरप्रिटेशन है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का, और इसको कट्टरपंथी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं जोड़ देना चाहता हूं। इसेंशियल फ्रीडम, इसेंशियल जो कॉन्सेप्ट है, टीनेंट्स हैं रिलीजन के, उसको भी लेकर आप हर जगह जिद नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हवाई जहाज में चल रहे हो, से आप हवाई जहाज में पहुंचेंगे तो अमेरिका जाते समय आपको कितना समय लगेगा? 12 घंटे, 16 घंटे ज्यादा लगता है, ठीक। अब आप हवाई जहाज में नहीं कहेंगे कि जो है रिलीजन हमारी कोर प्रैक्टिस है और हम नमाज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या पूजा करेंगे, करें कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी जो है आप ये नहीं कर सकते ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है तो हम यहां करेंगे ही करेंगे। आप आर्मी में हैं और कमांडर ने आपको दिया हुआ है पोजीशन लेके बैठो, और सामने जो है दुश्मन दूसरी झाड़ी में छुपा हुआ है, तो आप जो है वहां नहीं भिड़ सकते हैं कि हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस, हमारा इसेंशियल रिलीजियस टीचिंग ये है कि 12 बजे तो हमको नमाज पढ़ना या इतने बजे पूजा करना है, तो हम तो अब करेंगे बंदूक रख के। तो वहां पर ये लागू नहीं होता है। तो कुछ जगहों पर ये चीजें समझने की जरूरत होती है कि कहां पर लागू होगा, मतलब इन जनरलिटी लागू होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं 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 ये यूनिवर्सल है। रीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, जो इसमें लागू होता है। अब देखिए, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। हम आते हैं इसके इस डिबेट के दूसरे लेयर पे आते हैं। अब मैं अगर सिंपल सा आपसे पूछूं कि मैंने ढेर सारे लोगों से पूछा ये बात कि उडुपी के कॉलेज में आप हिजाब कंट्रोवर्सी को पूरा जब देखेंगे तो आपको एक बार ये तो देखना ही चाहिए ना कि भाई नवंबर 15 दिसंबर तक लड़कियां नहीं पहन के जा रही हैं। ऐसा क्या हो गया 10 दिन में कि 27 दिसंबर से पहन के जाने लगी? ये सवाल किसी के भी मन में, कोई भी रेशनल आदमी होगा तो उसके मन में ये सवाल तो आएगा ना, ऐसा क्या हुआ? क्या पेरेंट्स उस दिन दबाव डालने लगे? पेरेंट्स ने जब एडमिशन कराया था तो पेरेंट्स को तो पता था कि जो है इस स्कूल में जो है ये रिलीजियस ड्रेस नहीं चलती, और पेरेंट्स आपको पिछले 3 साल से भेज रहे हैं, 2 साल से भेज रहे हैं, तब तो पेरेंट्स को दिक्कत नहीं थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, दिसंबर में दिक्कत होना शुरू हो गई? पेरेंट्स को दिक्कत होना शुरू हो गई या फिर लड़कियों ने खुद ही अडॉप्ट कर लिया? यहां पर रोल आता है तो लोगों की समझ है। लोग ऐसे कहते हैं कि ये राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो होती है वो दो चीजों से और भी गवर्न होती है, और जब वो दो चीजों से गवर्न होना शुरू होती है तब उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस के दायरे में नहीं लाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में है। एक आइडिया है कंडीशनिंग और दूसरा आइडिया है रेडिकलाइजेशन। तो कंडीशनिंग वो होती है
कि जब कोई व्यक्ति घर परिवार जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में लोग आपको ताने देना शुरू कर दें, परेशान करना शुरू कर दें कि अरे ये लड़की तो बिना घूंघट के रहती है, ये बहू बिना घूंघट के रहती है। ये होता है हम लोगों के घरों परिवारों में समाज में, ये होता है कि अगल बगल वाले कहेंगे अरे फलाने की बहू तो साड़ी नहीं पहनती है, वो अभी भी सूट ही पहनती है। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, कि सोशल जो है प्रेशर बनाया जाता है, सामाजिक प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके तहत लोग वो व्यक्ति परेशान होकर कहता है अच्छा चलो हम पहनना ही शुरू कर देते हैं। और जब वो पहनना भी शुरू कर देता है तो वो कभी भी नहीं कहता कि हम उनसे परेशान हो गए हैं, कहे हाँ नहीं नहीं हमारा मन किया पहन लेते हैं, नेचुरल मान लेता है स्वभावतः, उसको नेचुरल मान लेता है। ठीक है, इस वजह से सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी चीज को देखने में कि कौन व्यक्ति क्यों कोई काम कर रहा है, ये सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना को देखा जाता है। ये हो गया कंडीशनिंग। पूरा फ्रेमवर्क ही अगर ऐसे बनाया जाए, अगर ये कहा जाए कि पूरा माहौल बनाया जा रहा है, मतलब आप यूट्यूब वगैरह पे तमाम वीडियो देखेंगे, तमाम चीजें देखेंगे कि एक तरफ से जो है वीडियो बनाए गए हैं, छोटे छोटे क्लिप बनाए गए हैं कि हिजाब इज ब्यूटीफुल, ये वो पूरा मतलब आपको सब दिखाई देगा। ये हुआ है, ये है कंडीशनिंग, बेसिकली पूरा माहौल बनाया जा रहा है। ठीक, और कि हिजाब इज ब्यूटीफुल, ये पैगंबर साहब ने इसको बोला है, या XYZ तमाम चीजें हैं, मतलब आपको तमाम वो दिखाई देगा। ये है पूरा माहौल, मामला कंडीशनिंग का। सेकेंड चीज होती है, वो होता है रेडिकलाइजेशन। आप हमारे देश में देख रहे हैं, साउथ एशिया का पूरा फिनोमेना है, तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सामने RSS का एग्जांपल है कि वो और उसके तमाम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, SIO है, तबलीगी जमात है। कोई जानता था कि तबलीगी जमात कोई चीज होती है? कोरोना के समय आपको पता चला, और वो इंडिया में शुरू हुई। बैन कहां हो रही है? दुबई में बैन की जा रही है, UAE में उसको बैन किया जा रहा है, इंडिया में उसे बैन नहीं किया जा रहा है। इंडिया में कह रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम है, सऊदी अरबिया कह रहा है कि इसको बैन करो, रिलीजियस फ्रीडम नहीं, ये कर रहे हैं। तो ये होता है कि अंडरग्राउंड जो आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखते नहीं है, सो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें आपका ये हो गया, तमाम और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, SIO का नाम आता है, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आता है, तमाम ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उधर भी हैं, मतलब विद इन इस्लामिक ग्रुप भी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन भी यंग माइंड को पकड़ के और उनको जो है रेडिकलाइज करना शुरू करते हैं, और उनको रेडिकलाइज करेंगे और उनके पेरेंट्स को चारों तरफ से घेर के एक सोशल दबाव बनाते हैं। ऐसे माहौल में फिर इस बच्चों के पास कोई चारा नहीं रहता है, और वो जो है अपना ये पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम तो, ये तो हमारी पसंद है, ये हमारी चॉइस हो गया। ये चॉइस। ठीक, अब यहां पर रोल आता है कि जब इस तरह की चॉइसेस एक्सरसाइज होती हैं, तब हमारा आपका जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है उसका रोल आ जाता है तुरंत, कि इसको जब कोई भी कहीं भी इस तरह की घटना हो, उस घटना को हमारा रोल आ जाता है कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, ये देखना कि इसमें कितना चॉइस है, कितना रेडिकलाइजेशन है, और कितनी कंडीशनिंग है। बिना इसको हम किए हुए हम ये थोड़ा नहीं कह देंगे कि ये संविधान कह रहा है कि जो है आपको राइट टू चॉइस है। आप ये कहेंगे तो वहां तो रूपवती कौर भी सती हो गई थी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? तो माहौल किस तरह का बनाया जा रहा है, उसका एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है। यहां पर जो है इस मामले में मेरी जो पहली दिक्कत आई कि मैंने देखा कि लोग जो है अचानक से फोटो लगा के ये बताना शुरू कर दिए कि 100 झुंडों के बीच में एक अकेली शेरनी या XYZ तमाम चीजें लोगों ने कहना शुरू कर दिया। ये है, होता है रियल करेज। लखनऊ के इमाम उस पर जो है 5 लाख का इनाम घोषित करते हैं, ये सब हुआ है। और इसके बाद हमारा एक तबका है जो हमारे देश में सेकुलर लिबरल तबका है,
वो जब इन सब मामलों में डिफेंड करना शुरू करता, अब उसके सामने ये मामला आ गया कि भाई जो है मीन्स इसको अब कैसे डिफेंड किया जाए या कैसे इसका क्रिटिसाइज किया जाए। तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू तो किया, लेकिन कहा कि ये राइट टू चॉइस है, राइट टू चॉइस है, और कोई जो है हिजाब पहनना चाहे या घूंघट पहनना चाहे, ये उस महिला का राइट टू चॉइस है। कोई भूल गए कि सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, सामाजिक संगठन होता है, किसी की बातचीत में कोई जिक्र नहीं है, केवल यह है कि हाँ राइट टू चॉइस है, बस राइट टू चॉइस, कोई जहर खा लेगा। चॉइस भी जो है ना, वो चॉइस भी जो है कंस्ट्रक्टेड होता है कई बार। एग्जैक्टली, चॉइस कंस्ट्रक्टेड होता है, और दो चीज होता है, चॉइस जो थियरी है, राइट्स के जो राइट का डिस्कोर्स है, मैं ये कह रहा हूं कि राइट टू चॉइस क्या आदमी को जहर खाने का चॉइस है? किसी बच्चे को जो है नशा करने का चॉइस है? स्टेट उस पर इंटरवेन नहीं करेगा। चॉइस का जो या बच्चा स्कूल ही ना जाना चाहिए, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आपके यहाँ जो है 16 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन किया गया है ना, वो क्या राइट टू चॉइस वायलेट नहीं करता है? वहां कैसे डिफाइन किया गया है? सो राइट टू चॉइस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि चॉइस वही होती है जो आपकी चॉइस को फर्दर इंक्रीज करे। आप चॉइस अपनी उस तरीके से नहीं एक्सरसाइज कर सकते कि आपकी चॉइस ही कम हो जाए। ठीक, सो आपके पास ये चॉइस नहीं है प्रोफेसर रतनलाल जी को कि वो अपने घर में दरवाजा बंद करके बंद हो जाएंगे और कहेंगे मैं यहीं रहूंगा, यार कहीं नहीं निकलूंगा। क्योंकि आप अपना जो है राइट टू मूवमेंट जो है वो कर्व कर रहे हैं। तो सो राइट का डिस्कोर्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहां जो हमारे यहाँ का ये सेकुलर और लिबरल तबका है, उसने पहली गलती क्या किया इस इशू में डिबेट करते हुए कि पूरे बहस में उसने कहीं से भी इसको एग्जामिन करने की कोशिश नहीं किया कि जो 16-17 साल के बच्चे हैं वो जो है अचानक से कोई ड्रेस कोड के लिए जिद करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम बिना इसके स्कूल ही नहीं अब जाएंगे, ठीक, जबकि वो पहले जाते थे। तो इस तरह से आया कहां, ये आइडिया उसके जहन में आया कहां से? यही बात है, ये जो है कोई इसको एग्जामिन करने के लिए नहीं तैयार है। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल कि जब भी कोई बहस होती है हमारे यहां, तो खासकर जब हिंदूज में सोशल रिफॉर्म की बात होती है, कोई प्रैक्टिस होती है, तो जो हमारे यहाँ का बड़ा लिबरल तबका है वो उसी पर बात करेगा कि मतलब अगर हिंदूज में बात हुई कि अनटचेबिलिटी की, तो वो उस समय हिंदू धर्म ग्रंथों का ही एग्जाम्पल दे रहा होगा। वो अचानक से कुरान का एग्जाम्पल नहीं देना शुरू कर देगा, बाइबल का एग्जाम्पल नहीं देना शुरू कर देगा। ठीक, उसी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। लेकिन तो जब उसको किसी इस्लामिक प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करना होता है तो वो एक फॉल्स कंपैरिजन ड्रा करता है और उसे बैलेंस करने के लिए कोई इधर से भी एक आइडिया उठाएगा या उधर से भी एक आइडिया उठाएगा। ठीक, तो जैसे डिबेट तो कंट्रोवर्सी तो हिजाब को लेकर है, तो आप घूंघट पर क्यों उठा के बात कर रहे हैं? जिस दिन घूंघट पर कंट्रोवर्सी होगी उस दिन आप घूंघट पे बोलिएगा। और दोनों एकदम फॉल्स कंपैरिजन है। आप खुद दिल्ली के दो एरिया में चले जाइए, आप एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में चले जाइए, एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया में चले जाइए, और दोनों जगह की मार्केट में जाके देख लीजिए। आप देखिए कि हिजाब डिक्लाइनिंग होती हुई प्रैक्टिस है या नकाब, या फिर जो है घूंघट डिक्लाइनिंग होती प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस डिक्लाइन हो रही है, ये हमारे आपके सामने, मैं तो अपनी 30 साल की उम्र में देख रहा हूं। अब पता नहीं आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? देख रहा हूं। तो एक बढ़ती हुई एक घटती हुई, और बढ़ती हुई का जस्टिफिकेशन आप घटती हुई को उठा के देख रहे हैं। ये हमारे यहाँ का सेकुलर लिबरल स्कॉलर्स का डायलेमा है। तो ये जो है, ये हमारे यहाँ जो हमने बात किया कि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ के लिबरल सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स की है कि वो जो है
एक कम्युनलिज्म को तो बहुत फ्रीली जस्टिफाई कर पाते हैं, और वो है हिंदू कम्युनलिज्म। लेकिन जब उनको क्रिटिक करना होता है इस्लामिक कम्युनलिज्म या सिख कम्युनलिज्म पर, तो वो एकदम चुप्पी मार लेते हैं, या ऐसे 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 जस्टिफाई करेंगे, ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे कि वो दरअसल क्रिटिसाइज ना हो और जस्टिफाई हो। तो उसमें ये एग्जाम्पल लाया गया है घूंघट का। मुझे आप जरा बताइए कि कितने आप YouTube पर जरा सर्च करके देख लीजिए कि कितने वीडियो आपको मिलेंगे जो कि घूंघट को जस्टिफाई करते हैं। और एक दिन आप YouTube पर सर्च करके देख लीजिए कि कितना भी वीडियो आपको मिलेगा हिजाब और नकाब को जस्टिफाई करते हुए। तो एक प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस बेसिकली थोपा जा रहा है, और ये लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी उठा लेंगे। अरविंद, और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की पोजीशन इस पर बहुत गजब है। राजस्थान में वो एक स्कीम लाई है जिसके तहत जिस गांव से जो है घूंघट प्रथा कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, वहां पर वो उनको 2 लाख रुपए या ऐसे कुछ इनाम दे रही है। ठीक, घूंघट का हाँ हाँ हाँ, 2 लाख, दो स्कीम लाई है कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में कि वहां महिलाएं घूंघट करती ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर ग्राम पंचायत पूरी तरीके से घूंघट प्रथा से मुक्त हो जाता तो हम आपको ये इतना जो है 2 लाख या जो भी है 3-4 लाख ऐसे कुछ है स्कीम, मतलब मॉनिटरी है, उतना पैसा दिया जाएगा उस गांव के विकास के लिए। और वही कांग्रेस वहां जो है घूंघट इसके लिए जो है नकाब के लिए लड़ रही है। अब लोग पूछ मतलब रहे हैं, वहां घूंघट हाँ, हट जाएगा तो रुपया मिलेगा गांव के विकास के लिए। गांव के विकास और के लिए, हाँ। और दूसरी जगह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो है नकाब आपका राइट है। ठीक, एक जगह पर्दा खत्म होना वीमेन इंपावरमेंट है, और एक जगह पर्दा लागू होना, पर्दा प्रथा का लागू होना, ये वीमेन इंपावरमेंट है। और उसको ये पार्लियामेंट में डिफेंड कर रहे हैं, और लोग ट्रोल कर रहे हैं अब उनको। डबल स्टैंडर्ड कि आप एक जगह जो है सामाजिक सुधार चाहते हैं, दूसरे रिलीजन में आप सामाजिक सुधार नहीं चाहते। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अब अरविंद इसमें एक हाँ बोलिए बोलिए। इसमें एक तीसरा पक्ष भी बता देता हूं मैं कि जो है इसमें एक बड़ा जो है एक जो मुझे डिस्टर्बिंग बात ये आई कि वहां मैंने देखा कि नीला गमछा लेके लड़के भी प्रोटेस्ट करने उतर गए कि हिजाब के सम्मान में। ठीक, वो भी कहना शुरू कर दिए कि ये तो राइट टू चॉइस है, और उस पर लोग जो है ट्वीट और ये सारी जगहों पर लिखना शुरू कर दिए। तो हमने उनके लिए कहा भाई आपको अंबेडकर का पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए अगर आप उसको अंबेडकरवादी कहते हैं। और उन्होंने, अंबेडकर ने बहुत ही स्कैथिंग तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो मुसलमानों में पर्दा प्रथा है उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। हाँ मैंने वीडियो बनाया था इस प्रकार। अब अंबेडकर जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अंबेडकरवादी लोग उस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज को लाने के लिए। क्या मजाक चल रहा है भाई? या तो इन लोगों ने, ये लोग जो है लड़के आजकल जो अंबेडकरवादी कहते हैं वो केवल गमछा लेके घूमना शुरू कर दिए हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहा, और उन्होंने मजाक बनवाया है, लोग उनका मजाक बना रहे हैं ट्विटर वगैरह पे वीडियो पोस्ट कर करके और अंबेडकर का कोट लगा लगा के। और ये बहुत ही पैथेटिक, बहुत सीरियस इशू है कि इसको देखा जाना चाहिए कि जो है जो लोग ऐसे ही कि आप कहीं किसी के साथ उठ के बस चल दिए, खड़े हो गए किसी के फेवर में। अरविंद एक सवाल हम जानना चाह रहे थे, बातचीत से मेरे जहन में आया, और आप भी एक सीरियस रिसर्चर हैं। ये एक लेवल पर बॉलीवुड इसका जो एक्सेप्शन रहा है वो वहां बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ये सब चलता रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ 40s 50s 30s में, कि जितने बड़े कलाकार थे वो सब मुस्लिम समुदाय के लिए थे। चाहे वो जो गायिका हो या म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, हाँ, कभी
उस पर इस तरह का मुझे नहीं लगता है कि कोई बंदिश लगाई होगी या कोई फतवा जारी किया होगा या दबाव बना के चॉइस बनवाया होगा। सारे गाने वाली जितनी गायिकाएं थी, डांसर्स थी, कलाकार थे, ये क्या हो रहा है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें देखिए ये बहुत मोटा मोटा मतलब ये समझ है कि ये बॉलीवुड की अपनी एक मतलब अलग से क्रिटिक है। लेकिन ये मैं बता देता हूं आपको कि दरअसल जो है कम्युनलिज्म ग्रो कर रहा है, और कम्युनलिज्म जो है रिलीजियस कम्युनलिज्म ग्रो अलग अलग धर्मों में कर रहा है। दिक्कत ये हो रही है, हमारी जो हमारे आप जैसे लोगों की दिक्कत ये हो रही है कि हम एक रिलीजन का कम्युनलिज्म देखते हैं और दूसरे दूसरे रिलीजन का कम्युनलिज्म छोड़ देते हैं। आज का वीडियो सुन लीजिएगा, मैंने कहा है कि दे फीड ईच अदर। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ऐसे लोग देखते हैं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन का कम्युनलिज्म होता है उसको लोग इमिनेंट थ्रेट मानते हैं, उसको मानते हैं कि ये अभी खतरा कर देगा। और जो माइनॉरिटी रिलीजन का थ्रेट होता उसको लोग मानते हैं कि ये बाद में थ्रेट करेगा। ये परसेप्शन गलत है। जबकि होता क्या है कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म वो दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। एग्जैक्टली, एक ही सिक्के का दो पहलू है। एक ही सिक्के का दो पहलू है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर साहबानों के फैसले पर जो है जबरदस्ती पूरे देश के मुल्लाओं ने प्रोटेस्ट करके जो है उस पर संसद से कानून नहीं बनवाया होता तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर ग्रो कर जाएगी या देश में हिंदू राइट विंग ग्रो कर जाएगा। बड़ा फैक्टर था। बहुत बड़ा फैक्टर उसको माना जाता है। तीन ही फैक्टर माने जाते हैं उस दौर में कि जो है एक ये था, दूसरा जो है कश्मीर से पलायन, वो भी एक कम्युनलिज्म ही था। ये टेरिटरी केवल जो है हमारे लिए रहने के लिए बनी हुई है और बाकी कोई नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमें जो है कम्युनलिज्म को कभी भी, मेरी जो समझ है, कम्युनलिज्म को कभी भी नंबर से नहीं देखा जाना चाहिए कि इधर जो है 10 लोग हैं, 10 कम्युनल हैं, उधर 100 कम्युनल हैं। इधर एक लड़की खड़ी थी, उधर 100 लड़के खड़े थे। ये एक फॉल्स कंपैरिजन है, लोगों का कह रहे हैं कि जो है इधर एक खड़ी थी, उधर 100 खड़े थे और देखो इसने कितना हिम्मत से काम लिया। ये नहीं है। कम्युनलिज्म को कभी नंबर से नहीं देखा जाता। कम्युनलिज्म को हमेशा देखा जाता है उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या, आइडियाज, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव। और कम्युनलिज्म का हमेशा आइडिया ये होता है कि डिस्ट्रॉइंग सेकुलर ऑर्डर यस। और एंड ब्रिंगिंग रिलीजियस ऑर्डर, जिसे कहा जाता है थियोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज जो कम्युनल आपको दिखाई देंगे कि वो संविधान की शपथ लेते हुए संविधान की कसम खा रहे होंगे कि हम जो है संविधान हमको ये राइट वो देता है। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो सबसे पहले उसी संविधान को ही फेंकते हैं और फिर कहते हैं ये लो हमारा मटेरियल, ठीक, हमारा मटेरियल लो आप, हमारे रिलीजन के, ये हमारा जो है सुपीरियर प्रिंसिपल है, ये तो गॉड की, ये किताब तो गॉड की बोली हुई बाणी है, तो हम इस पे चलेंगे, बाकी चीज इंफीरियर है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ ये जो खराब प्रैक्टिस डेवलप हुई, और ये खराब प्रैक्टिस हमारे यहाँ जो मार्क्सवादी विचारक हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और लिबरल के उसमें चादर ओढ़ लिए हैं, ये मिस रीडिंग है ये उनकी फैलाई हुई है कि वो कहते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को देखो, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को मत देखो। जबकि हम लोगों की जो समझ है कि कम्युनलिज्म को हमेशा एंड ऑब्जेक्टिव से देखा जाना चाहिए। दोनों का एंड ऑब्जेक्टिव ये है, अगर एक हाँ, अगर एक आप कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र कह रहा है कि हमको राम राज्य लाना है, तो दूसरा आपको कहेगा कि हमें निजाम मुस्तफा लाना है। दोनों का ऑब्जेक्टिव अपना अपना है। बस दोनों इसको पलट दीजिए। हाँ, वही पलट दीजिए कि अगर 80% अगर मुस्लिम हो जाए तो वो क्या करेंगे, संविधान मानेंगे या क्या करेंगे? वो आपके पास एग्जाम्पल है ना अफगानिस्तान और तमाम दुनिया के देशों का। ठीक है, उसमें मुझे क्या बोलने की जरूरत है, वो हर जगह है अवेलेबल आपके पास। आपके पास जो है बहुत अच्छा ताजा एग्जाम्पल है कि बांग्लादेश का। बांग्लादेश में नमोसूद्रा ने
जोगेंद्रनाथ मंडल जी के नेतृत्व में ये विश्वास किया था कि ये जो है, जो पाकिस्तान बन रहा है, इसमें हमको एक सेकुलर कंट्री होगी और हमें जगह मिलेगी रहने के लिए। और क्या हुआ 1950 में? उनको पूरा मार के भगा दिया गया वहां से। तो आप जो है क्या कर रहे हैं? उनको वापस पड़ा, गुमनामी में उनकी मौत हुई जोगेंद्रनाथ मंडल। वो तो जो हुआ ही। पूरी नमो शूद्रा समुदाय जो है आज भी दर दर ठोकरे खा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोगों की गलती ये थी कि उन लोगों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को वो समझ नहीं पाए। उस समय कौन मेजर कम्युनल था और कौन माइनर कम्युनल था, वो समझ नहीं पा रहे थे इस चीज। और यही चीज अभी की भी यही मिस्टेक है कि लोग जो है कम्युनलिज्म को प्रॉपरली ठीक से समझ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि इधर 10 कम्युनल है, उधर 100 कम्युनल है।